देखिए, हम यहाँ पर सीआरपीसी 1973 के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। हमने चैप्टर नंबर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्संस के बारे में जाना कि अरेस्ट ऑफ पर्सन कैसे काम करता है। ध्यान रखना, जितने भी अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जब वो अरेस्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मेंस के सवाल में ये आते हैं, प्री में भी आते हैं। अमेंडमेंट कौन से हुए हैं, कौन से केस लॉज के अंदर कौन कौन सी चीजें आई थी, जैसे डीके वासु का केस काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जो जोगिंदर जोगिंदर वाला जो है, जोगिंदर केस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है उस केस में। इसके अलावा आपके सामने वो बत्रा वाला केस है एक, है ना। बिल्कुल, बत्रा का जो केस है, बत्रा का केस पूरा क्या था, सुनील बत्रा, हाँ। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे रिलेटेड जो केस है उसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मतलब बहुत सारी तरीके की चीजें जो थी, मैंने आपको सारा केस लॉज और सारी चीजें लिखवाई हुई हैं उसमें। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग जो आपने सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के और करीबन करीबन कितने सेक्शंस को कवर किया है, 60 ए तक के सेक्शंस को कवर किया है। और जिन्होंने बीएनएसएस पढ़ी है, कौन सा सर पढ़ा है, बीएनएसएस, प्रोविजन सेम है। बस क्या कर दिया है, उनको मर्ज कर दिया है, जो एबीसीडी है ना उसके अंदर, उनको यहाँ पर मर्ज करके सेक्शन में बना दिया है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर नंबर 5 था, इसमें कौन से सेक्शन थे, ये यहाँ से 35। 35 से लेकर के और 63, 62। 62 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा था ये आपका, है ना। 63 से आपका यहाँ चैप्टर चालू हो जाता है। तो उसके बारे में हम पूरा इन डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब है चैप्टर नंबर 6। टाइटल समझ लिया तो सब कुछ आता है आपको, ध्यान रखने की बात। क्या है टाइटल, कह रहा है प्रोसेस टू कंपेल, किसको कंपेल करवा रहा है, अपीयरेंस बिफोर, कहां करवाएगा, कोर्ट। कोर्ट में। मतलब कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है तो क्या वो व्यक्ति जाएगा कोर्ट में, कौन व्यक्ति जाएगा कोर्ट में, कितने कौन सी व्यक्तियों की जरूरत होती है कोर्ट में बुलाने के लिए, बस अक्यूज पर्सन जिसने अपराध किया है, दूसरा विटनेस। विटनेस, दो ही व्यक्ति होते हैं ना। अब कह रहा है प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कार्यवाही, प्रोसीजर क्या होगा। टू कंपेल का मतलब क्या हुआ कि बाध्य कैसे किया जाएगा, किस चीज के लिए, कि कोर्ट में उसे अपीयर करने के लिए, उसे उपस्थित करने के लिए। क्लियर हो रही है बात। देखो टाइटल से समझ में आ गया। तो ये टाइटल क्या बता रहा है आपको, चार मोड। देखो तरीका क्या होता है पढ़ने का, कि आपको बाध्य किया जाएगा कि कोर्ट में पेश हो जाओ। तो कोर्ट आपके लिए क्या कर सकती है उस केस में, अपने आपको पेश कराने के लिए किसको, अक्यूज को और विटनेस को। तो क्या कह रहा है कोर्ट, हम आपको कुछ मोड्स बता रखे हैं यहाँ पर, कितने मोड्स हैं, तीन। पहला है समन्स, पहला समन। दूसरा मोड क्या है, वारंट। होते तो वारंट। दो ही मोड्स है। और तीसरा है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। और चौथा कहता है अदर जनरल प्रोविजंस। मतलब चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, वो कितने भागों में डिवाइड है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, चार पार्ट है इसके अंदर। क्लियर हो रही बात। तो पहला समन, दूसरा वारंट, तीसरा प्रोक्लेमेशन और चौथा अदर प्रोविजंस। तो ऐसे करके आपके चार भागों के बारे में आपको पता चल गया है। और ये चार भाग बता क्या रहे हैं, पहला समन। समन के लिए शब्द यूज होता है बार बार जहां पर कहीं पर अपीयर शब्द यूज हो, मतलब अपीयर का मतलब होता है, या सर्विस शब्द का यूज जहां पर होगा, इसका मतलब वहां पर समन की जा रही है, अपीयर। और दूसरा समन शब्द, सर्विस का शब्द का यूज होगा जहां पर, वहां तो क्या होगा, समन। जहां पर एग्जीक्यूशन का शब्द का यूज होगा, वहां पर क्या होगा, हमेशा वारंट एग्जीक्यूट होते हैं, समन क्या होती है, सर्व होती है। ठीक है। और प्रोक्लेमेशन में तो वारंट के बाद घोषणा करने की बात हो रही है। और ये घोषणा कैसे करते हो, आपने देखा होगा मूवीज में, नगाड़े बजा बजा करके, कि ये व्यक्ति जहां पर उपस्थित हो वो कोर्ट में और इस व्यक्ति के सामने या हमारे राजा के सामने पेश हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो भगोड़ा।
हाँ, तो उसे कहते हैं घोषणा करना, उद्घोषणा करना। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि समन कैसे होगी, तो उसके लिए आपको पुरानी सीआरपीसी जो है आपके पास 61 से लेकर के 69 तक के प्रोविजन बताता है। लेकिन जो बीएनएसएस है आपकी, जो नई आपकी सीआरपीसी आई है, उसके तहत सेक्शन नंबर 63 से लेकर के 71 तक के सेक्शंस को यहां पर कवर किया गया है। मतलब यहां पर वही सेक्शन है लेकिन +2 कर दिया है ना। देखो कैसे, 61 में +2 कर दो, मतलब हर एक सेक्शन के साथ +2 जोड़ दोगे तो, जैसे 61 में +2 जोड़ा था कितना आ गया। अब ये प्रोविजन जो बीएनएसएस में मिलेगा वो कहां मिलेगा। अब जैसे 69 वाला जो है वो कहां पे मिलेगा +2 में, 71 में। इतना सा याद रखना है। अब आती है बात किसकी, वारंट की। वारंट के लिए सेक्शन नंबर 70 से चालू होता है और कहां तक है, 81 तक के सेक्शंस को कवर करता है ये आपका। ठीक है, वारंट के बारे में बता रहा है। अब यहां पर ये जो सेक्शन चालू हो रहे हैं वो 72 से चालू होते हैं और कहां तक खत्म होते हैं, 82 तक खत्म होते। ठीक है, 81 तो वहां कर दिया ना। ये बीएनएसएस के चल रहे हैं प्रोविजन नीचे। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर 82 से लेकर के कितने बता रखे हैं, 86 तक के प्रोविजंस बता रखे हैं। और अदर प्रोविजन जो है आपके वो 87 से लेकर के 89 तक के सेक्शंस, 90 तक के सेक्शंस कवर करता है। क्लियर होगी बात। तो एक ही सेक्शन, एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो, बाद में धीरे धीरे बस नंबर्स चेंज हुए हैं, जहां दिक्कत आएगी वहां मैं आपको बता ही दूंगा। तो समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन और अदर प्रोविजंस। अब अदर प्रोविजन क्या है, एक तरीके की मिसलिनियस है। मतलब जो समन के अंदर, वारंट के अंदर या प्रोक्लेमेशन में कोई शब्द छूट जाते हैं ना, उनका एग्जीक्यूशन के प्रोविजन यहां बता रखे हैं अदर प्रोविजन में, इसलिए तो अदर प्रोविजन लिखा है उसका नाम। तो ये इसका मतलब है। अब समन में क्या बता रखा है ऐसा, तो मैंने आपको कुछ तरीका बताया था पढ़ने का, कैसे पढ़ा जाता है। WH वर्ड आपको पता है, वकीलों का सबसे शानदार पढ़ने का तरीका होता है WH वर्ड। अगर उनको ये पता है कि क्या, क्यों, कैसे, कहां से, सब कुछ आता है उनको फिर, क्योंकि जितना सवाल करेगा उतना ही तो आंसर आएगा उसका। इसे कहते हैं सेल्फ एनालाइज, सेल्फ इवेल्युएशन। जितना करते जाओगे उतना ही तो सीखोगे। तो उसी के चक्कर में यहां पर मैंने आपको जैसे अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बताया था, सबसे पहले क्या, व्हेन, चैप्टर बताया था ना अरेस्ट ऑफ पर्सन वाला। तो व्हेन का मतलब है कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, तो सरकमस्टांसेस में आती है कौन सी स्थिति है जहां पर ये होगा। दूसरा क्या बताया था बताओ, बाय हुम, किसके द्वारा किया जाएगा अरेस्ट। तो 4-5 लोगों के नाम बता रखे ना, जैसे पुलिस करेगी, सब सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन कर सकता है, पढ़े थे ना। फिर कहता है आगे, हाउ। हाउ, कैसे करेगा, रात में करेगा, दिन में करेगा, मेल को करेगा, फीमेल को करेगा, जान से मारेगा या हाथ पैर ही पकड़ के रखेगा, पढ़ा था ना सारा कुछ। तो हाउ, घर में घुस गया है तो क्या करेगा, वेयर। उसके लिए आता है वेयर। कहां पे करेगा, घर में करेगा या घर के बाहर करेगा, बाजार में करेगा या कहीं और करेगा, या भाग रहा है तो भागते समय कर सकता है क्या पीछे करते हुए, तो वहां पर क्या आ गया, वेयर आ गया। सिंपल है। ऐसे ही मैंने बताया था आफ्टर अरेस्ट क्या राइट होंगे अक्यूज के। आफ्टर अरेस्ट में भी दो फ्रेजेस बताई थी, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। कि जैसे ही अरेस्ट कर लोगे तो क्या सीधे मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे क्या, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज के वो सारी चीजें करवाई जाती हैं जिससे एविडेंसेस मिल जाएं। उसका क्या कराएंगे अपन, उसका सर्च करेंगे, कहीं पता चले वेपन मिल गया तो वेपन मिलेगा तो सीज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी चीजें पड़ी हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ये भी देखेंगे कि ड्यूटी होगी उसकी पुलिस ऑफिसर की कि इसकी हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखे कि कोई नुकसान ना हो जाए। फिर उसको तब जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद वो क्या करता है, जितने लोगों को उसने अपनी तरफ से अरेस्ट किया है उन सबकी रिपोर्ट किसको देनी पड़ती है उसे,
कि मैंने साहब इस पर्टिकुलर महीने में इतने लोगों को अरेस्ट किया है, डीएम को देनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। सारा कुछ बताया था ना, सबको पता है आपको, ठीक है। लेकिन कैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड और ऑफ दिस चैप्टर, तब ही जाकर के आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 60A। बताया था कि नहीं बताया था, क्या बताया था मैंने, कि सीआरपीसी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसी के प्रोविजंस के तहत ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा अरेस्ट किया गया होगा तो वो इलीगल अरेस्ट कहलाएगा, वो अरेस्ट नहीं माना जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति जो है आपकी कस्टडी में, आपने तो उसे अरेस्ट कर लिया लेकिन आपकी कस्टडी से निकल के भाग गया, उस केस में क्या होगा, अरे भाग गया तो क्या अरेस्ट नहीं करोगे दोबारा, तो क्या करोगे, उसे टेकिंग करने की कोशिश करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे। या आप नहीं पकड़ पा रहे तो आपका कोई और पुलिस ऑफिसर भी पकड़ सकता है, क्या उसके लिए पहले वारंट लेके आओगे क्या, विदाउट वारंट ही अरेस्ट कर लोगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़े सारे प्रोविजंस। तो यही आपका चैप्टर नंबर 5 था। इसी तरीके की चीज हमें यहां देखनी है। क्या देखोगे सबसे पहले, वाट, कि समन होता क्या है, पहले ये तो पता चले। तो समन क्या होता है, क्या किसी को पता है क्या। तो सेक्शन नंबर 61 और फॉर्म नंबर 1 कौन सा नंबर है, नई जो सीआरपीसी है उसमें तो फॉर्म नंबर 2 है और पुरानी सीआरपीसी में कौन सा है, 1। फॉर्म नंबर 1 में फॉर्मेट बता रखा है समन का, फॉर्म्स कहां बताए हुए हैं, हाँ भाई शिवम जी शेड्यूल बताओ। टू। शेड्यूल वेरी टू। गुड, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में क्या बता रखे हैं आपको, फॉर्म्स बता रखे हैं। कितने टोटल फॉर्म्स हैं, गलत, फॉर्म नंबर कितने हैं टोटल, 56। पुरानी सीआरपीसी में 56, नई में कितने जुड़ गए हैं प्लस, कितने हो गए, 58। ये क्वेश्चंस हैं आपके, याद रखने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं, और उसको हाथ की हाथ डायरेक्ट में भी सर्च करते जाओ कि मैं बोल रहा हूं वो सच है भी या नहीं है, कि टीचर तो ऐसी कुछ भी पढ़ा के चला जाता है। क्लियर हो रही है चीजें, लिखते भी जाओ साथ साथ। चलिए, हमें यहां पर पता चला फॉर्म क्या होता है। अब हमारी बात है, अब ये फॉर्म बता क्यों रखा है, पता चला कि कभी तुम्हें इस चीज के बारे में, शुभम जी बताओ फॉर्म क्यों बनाए गए हैं ये। सर फॉर्मेट मतलब कैसे अप्लाई करना है, मतलब उसको एप्लीकेशन कैसे सर्च करनी है, उसको किस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, तो कौन कौन करता है ये समन की इशू, कौन करता है, सर कोर्ट इशू कोर्ट करती है। इशू करती है। तो कोर्ट के लिए डायरेक्शन है ये, कि कोर्ट किस फॉर्मेट में ऐसा समन इशू करेगी। तो वो फॉर्मेट मजिस्ट्रेट को फॉलो करना ही पड़ता है, इसलिए तो बना रखे ना ये फॉर्म। तो ये सहायता करता है मजिस्ट्रेट की, ठीक है। तो समन को इशू किसके द्वारा किया जाता है, कोर्ट के द्वारा किया जाता है। उसको रिटन में देना पड़ता है, क्या हैंड राइटिंग होनी चाहिए। शैल शैल शब्द के यूज किए गए हैं वहां पर, शैल वर्ड यूज किया गया है हर जगह। क्या लिखा है कि ये डुप्लीकेट में होनी चाहिए, इस पर साइन मजिस्ट्रेट के कोर्ट के, लेकिन वो कोर्ट कौन सी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो बैठा है उसके अंदर, जज को बोलते हैं ना, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है उसके साइन होने चाहिए। और कोर्ट की क्या लगी होनी चाहिए, उस कोर्ट की सील लगी होनी चाहिए, मोहर। व्यक्ति की सील होती है क्या, डिपार्टमेंट की सील होती है, किसकी होती है, डिपार्टमेंट की सील होती है। तो कह रहा है कोर्ट की तो सील और व्यक्ति के साइन जो उस पद पर बैठा है। और कैसे होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दो प्रतियों में, इन डुप्लीकेट होना चाहिए। क्यों दो प्रतियों में होना होता है ये, क्योंकि आप क्या करते हो, जब सर्व करवाते हो सर्विंग ऑफिसर के थ्रू, जैसे आपने किसी पुलिस वाले को भेज दिया, किसी रिटायर ऑफिसर को भेज दिया, किसी वकील को भेज दिया, या आप कुछ और करवाना चाहते हो किसी तरीके से, पोस्ट से भेज दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आप जिस तरीके से भेजना चाहते हो, तो एक तो उस व्यक्ति के पास रहेगी जिसको दिया है आपने, और दूसरा किसके पास रहेगी, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसको सरमन भेजनी थी। अब क्या होगा कि उसको भेज दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो थी उस पर हम क्या करवाएंगे, उसके साइन करवाएंगे, क्यों, सबूत के लिए। क्योंकि हमने ऐसी समन जो है सर्व कर दी है, तुम हमारे यहां पर साइन कर दो।
कि मैंने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये समन सर्व कर दी। क्लियर होगी बात? इसलिए ऐसा सर्विंग ऑफिसर की यहाँ पर ड्यूटी होती है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा मैनर जो है कि किस तरीके से करवाई जाएगी, उसके बारे में आपको सेक्शन नंबर 62 में पता चलता है। इसमें 62 में साथ ही साथ वहां पर बता रखा है कि कैसे कैसे, मतलब किन किन को, हु, मतलब बाय हुम तो यहां बता दिया, और हाउ कैसे, लेकिन हु, किस किस को ऐसा समन सर्व किया जा सकता है। जैसे कि किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में करवाना है, किसी कंपनी को, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को करवाना है। सपोज करो कोई व्यक्ति घर पे, हमने तो एक व्यक्ति को करवाना था लेकिन व्यक्ति घर पे ही नहीं मिला, तो फिर किसको करवाओगे? समझ में आ रही है तरीका कैसे पढ़ रहे हैं इसे? जैसे सपोज करो किसी विटनेस को करना है, तो विटनेस को कैसे करोगे? सरकारी सेवक के लिए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताया ना। तो सरकारी, अगर सपोज करो कोई सरकारी सेवा में है कोई व्यक्ति, तो सरकारी सेवा में जो है तो वो किसी डिपार्टमेंट में बैठता ही होगा। तो हमें उस व्यक्ति को नहीं कराने की जरूरत है, किसको कराएंगे? डिपार्टमेंट के हेड को। वो अपने आप करवाएगा फिर वो काम। क्लियर हो रही है चीजें? लेकिन अगर मान लो यही सर्विस ऑफ समन हमें, सपोज करो मेरा तो ये जुरिस्डिक्शन है, सपोज करो ये मेरा कोर्ट है, क्या है, मतलब यहां पर मेरा कोर्ट है और ये एरिया पूरा का पूरा मेरे कोर्ट के अंदर आता है। तो यहां तो सब जगह मेरी पावर चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि एरिया मेरा है तो पावर मेरी। तो जब मेरी पूरी पावर है तो मैं यहां तक तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन यहां पर ये जो एरिया है ये मेरे कोर्ट, यहां पर एक दूसरी कोर्ट है, ये मेरे अंदर आती नहीं है। सपोज करो ये कौन सी जगह है? जयपुर। और ये कौन सी जगह है? मुझे समन यहां से भेजनी है, और किसको भेजनी है? यहां पर वो व्यक्ति रहता है अजमेर में। कैसे करवाऊंगा समन सर्व? तो आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, मतलब मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के अगर समन करनी है तो कैसे होगी? वहां के किसी व्यक्ति को कहूं, वहां के कोर्ट को कहूं, या किसी पुलिस ऑफिसर को यहां से वहां भेजूं? कैसे करवाऊं? वो जो तरीका है उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ये। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो फटाफट से निकालो फॉर्म ऑफ समन के बारे में। समन क्या होता है? पार्ट नंबर ए। शब्द देखो यहां पर समन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये दो प्रतियों में होता है। कैसे होता है? दो कॉपीज में होता है, इसलिए इसे समन्स बोलते हैं, ना कि समन बोलते हैं। ठीक है? देखिए क्या लिखा है। फॉर्म ऑफ समन, समन्स, एवरी समन्स इशूड बाय द कोर्ट। इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर एक समन जो होती है केवल किसके द्वारा ही किए जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि वारंट और समन केवल कोर्ट ही इशू करती है और कोई नहीं कर सकता। क्लियर है बात? जैसे चार्जेस, चार्जेस कौन फ्रेम करता है? केवल केवल मजिस्ट्रेट को ही अधिकार होता मजिस्ट्रेट। है, किसी और को। लेकिन चार्जशीट फाइल, चार्जशीट को बनाता कौन है? पुलिस अधीक्षक। पुलिस। तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो लिखा है एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। पहले तो शैल शब्द को अंडरलाइन करो कि नंबर वन डाल लेना, इन राइटिंग। कैसा होना चाहिए? राइटिंग में। सवाल आता है बार बार प्री का, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, और साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या लिखा है? उस ऑफिसर के जो कोर्ट है उसकी क्या होनी चाहिए? उस पर सील होनी चाहिए। लेकिन क्या और कोई भी व्यक्ति भी इसे समन को समन इशू कर सकता है क्या? तो कह रहा है कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसको पावर देगा तब। क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है कहीं पर? हाई कोर्ट पावर दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को पावर दे भी सकती है और ले भी सकती है। बताइए कौन सा सेक्शन है? हाई कोर्ट किसी को पावर दे सकती है और ले सकती है, ये कहां पे पढ़ा है आपने? सेक्शन नंबर 33 और 34। विड्रॉल ऑफ द पावर 34 है, और पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड जो है 33। 32 में भी बताया हुआ है। वहां पर बता रखा है मोड्स ऑफ पावर, मोड्स ऑफ कन्फर्ड पावर, कि कैसे किसी व्यक्ति को किस तरीके से पावर दी जाती है। जैसे बताया था ना, तीन तरीके से दी जाती है। जैसे किसी का नाम के नाम मेंशन कर दिया कि इस व्यक्ति को आज से ये पावर दी जाती है।
नाम के आधार पे, पोस्ट के आधार पर कि आज से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाया जाता है, पोस्ट के आधार पर। और कभी कभी डिपार्टमेंट को ही पावर दे दी जाती है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को। जैसे कि ये जो होम मिनिस्ट्री होगी, आज से इसके पास फाइनेंस की भी पूरी पावर होगी। मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये स्टेट की भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है, तरीके बता रहा हूं किस तरीके से पावर दी जाती है। ये सेक्शन नंबर 32 बताता है आपका सीआरपीसी का। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों ही जगह बता रखा, हाई कोर्ट भी दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, 30 में, 33 में भी, 34 में विड्रॉल भी कर सकती है हाई कोर्ट भी और स्टेट गवर्नमेंट। जब जो दे रहा है तो ले भी सकता है वो, इसलिए। क्लियर होगी बात? सर समन सिर्फ हाई कोर्ट ही इशू करता है क्या? समन केवल हाई कोर्ट इशू, नहीं हाई कोर्ट इशू थोड़ी ना कर रहा है, कोर्ट, कोर्ट के लिए शक्ति दे रहा है वो तो। लिखा है ना यहाँ पर, बाय सच अदर ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर भी समन इशू कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो कह रहा है हाई कोर्ट में का मतलब है डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट चाहे कि ये व्यक्ति के द्वारा ही समन इशू किए जा सकते हैं, तो फिर वो डायरेक्शन देगा। लिखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। वो डायरेक्ट कर देगा तो फिर वो व्यक्ति भी ऐसे समन इशू कर सकता है, और साथ ही साथ उस समन के ऊपर क्या करा जाएगा? बियर किया जाएगा सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है। 32 देखिए, 62, समन हाउ सर्व्ड, कैसे समन सर्व की जाती है, लिखा है ना, लिखा है ना 62 में हाउ, और बाय हुम किसके द्वारा कराई जाती है वो भी लिखा है। तो देखो क्या है, समन हाउ सर्व तो लिखा है एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। कौन करवाएगा? जनरली क्या होता है, वकील जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उनसे ही सर्व करवाया जाता है। जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, या कोई रिटायर्ड पर्सन हो गया, या कोई और व्यक्ति जिसको इस तरीके से सर्विंग ऑफिसर, एक लिस्ट होती है, पैनल होता है, उनसे भी कहा जाता है, डाकियाओं से भी करवाया जाता है। तो उनकी बात हो रही है। तो कह रहा है समन एवरी समन शैल बी सर्व बाय द पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ। मतलब करवाएगा तो पुलिस ऑफिसर ही, लेकिन क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई नए कायदे कानून बना रखे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सर्व करवाएगा। और साथ ही साथ कौन करवा सकता है? बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, या कोर्ट ने कोई ऑफिसर अपॉइंट किया है, या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट भी ऐसा। क्लियर होगी बात? अब अदर पब्लिक सर्वेंट में क्या पुलिस ऑफिसर ही आते हैं क्या? बहुत सारे लोग आते हैं। आते कि नहीं आते? आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर 21 पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? उनमें जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं उनको बोल देंगे कि भाई ऐसा करवा दो। जैसे एसडीएम को बोल दिया, तहसीलदार को बोल दिया, कोई और छोटे मोटे वही अधिकारी है उनके, ग्राम सेवक होते हैं कि नहीं होते, उनको बोल दिया, पंचायत में कोई और व्यक्ति है उनको बोल दिया, ऐसे करके। आगे देखिए लिखा है सबसेक्शन नंबर 2, समन शेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन ऑफ समन। ध्यान रखना, तरीका बता रखा है इसने। हमेशा क्या होनी चाहिए, समन अगर आपको भेजनी है किसी व्यक्ति को, तो वो सर्व तभी मानी जाती है जब आप उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देते हो। केवल बात समझ में आ रही है? लिखा है पर्सनली, आपको वो कैसे पकड़ानी पड़ेगी? पर्सनली जा करके। ठीक है। लेकिन आजकल डिजिटल माध्यम आ गया है, ईमेल एड्रेस, ईमेल के थ्रू करवा सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप समन चले जाते हैं, नहीं जाते क्या? सब तरीके से चले जाते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। तो आजकल जो आपकी बीएनएसएस आई है उसके अंदर इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लेकर के भी चीजें जोड़ दी गई हैं, सब हो जाता है आज के टाइम पर प्रैक्टिकल में। देखिए क्या लिखा है, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम ऑन वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। कैसी प्रति दी जाएगी? केवल डुप्लीकेट की एक प्रति दी जाएगी उस व्यक्ति को पर्सनली। और दूसरी का क्या करोगे फिर? लिखा है एवरी पर्सन ऑन हुम समन इज सो सर्व्ड इफ सो रिक्वायर बाय द सर्विंग ऑफिसर। उससे अपेक्षा करेगा सर्विंग ऑफिसर जिसने उसको दी है, कहेगा कि ऐसा करो, साइन कर दो, किसके ऊपर? ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। क्लियर होगी बात? दूसरी प्रति जो उसके पास है उस पर उसके साइन करवा लेगा, और वो रेसिप्ट के तौर पे काम आ जाएगी उसके। उसे किसको देगा? खुद रखेगा क्या अपने पास?
कोर्ट में पेश कर देगा कि साहब मैंने समन जो है सर्व करवा दी है। क्लियर होगी बात? वही डुप्लीकेट में होती है। समन हमेशा डुप्लीकेट में होती है। जो कोर्ट के ऑर्डर एक ही होती है, उस पर साइन दोनों तरह के कोर्ट करती है। एक तो अपने पास रख लेता है वो व्यक्ति, दूसरा उसको दे देता है जिसको बुलाना है। तो जिसको बुलाना है तो उसको तो दे दी, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है कि हमने समन सर्व करवाई है। तो वो कहता है कि दूसरी डुप्लीकेट पर आप साइन करवा के हमें दे देना। जबकि वारंट में ऐसा, वारंट केवल एक ही प्रति में होता है और वो व्यक्ति को नहीं दिया जाता, वो केवल दिखाया जाता है उसको। क्या करा जाता है? दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे खिलाफ ये अरेस्ट वारंट निकल के आया है। और फिर उसे वो पूछता है ना कि किस ग्राउंड पर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, तो कहते हैं देखो इस ग्राउंड पर, उसको पकड़ा देते हैं। अब चाहे आप उसकी 10 कॉपी करवा लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओरिजिनल तुम्हारे पास है ही ना। तो फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूट जैसे ही हो जाएगा तो उस वारंट को कहाँ इशू कराओगे? कोर्ट में इशू कराओगे, कोर्ट में सबमिट कराओगे। इशू तो कोर्ट करती है। ठीक है, चलो आगे देखो इसे। सेक्शन नंबर 62 क्लियर है? 63 देखिए। सर्विंग ऑफ समन ऑन द कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड होती है ना, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है कोई सोसाइटी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, तो उनको अगर समन सर्वे करवानी है तो कैसे करवाओगे? तो उसके लिए देखो लिखा है सर्विंग ऑफ समन। अब देखो इसको कैसे लिख लो, हु ऐसे लिखो। पहले तो क्या लिखा, वाट, वाट इज द समन, समन क्या होती है, तो उसके बारे में 61। 62 में क्या लिखोगे, हाउ कैसे करवाई जाती है, बाय हुम किसके द्वारा करवाई जाती है। अब यहां पर हु के अंदर लिख लो, क्या क्या लिखोगे, सेक्शन नंबर लिखो 63, 64, 65, 66, सारे सेक्शन आते हैं हु के अंदर। क्लियर होगी बात? तो पहला क्या कहा, कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी को करवानी है तो कैसे करवाओगे? तो कह रहा है वहां का कोई, उस कॉर्पोरेट बॉडी का कोई सेक्रेटरी होगा, कोई मैनेजर होगा, वहां का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होगा कॉर्पोरेशन का। निगम होती है कि नहीं होती? जैसे आपकी नगर निगम ही हो गई, ये भी तो एक निगम ही है, तो ये इसके अंदर आ गई। अब मान लो आपको इतनी पावर तो नहीं है कि आप सीधे उसके हेड से मिल लो, ऐसी है तो होती है कि पावर नहीं होती, तो फिर क्या करवाओगे उस केस में? तो फिर उसके केस में लेटर लेटर पोस्ट से ज्यादा रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब रजिस्टर्ड पोस्ट के बारे में भी आपको पता होगा, क्या होता है रजिस्टर्ड पोस्ट में, वहां पर भी साइन करवाते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट को कभी देखना, तो जब आपके पास कोई पोस्ट आती है तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करवाता है कि जब भी पोस्ट मिलेगी, जब आप उस पर क्या कर दोगे, साइन कर देते हो, उसे कहते हैं ड्यू एक्नोलेजमेंट। क्या बोलते हैं उसे? क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके की चीजें आपके सामने समझ में आती हैं। अब देखिए किस किस को करवा रहा है, तो सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, या आप क्या कर सकते हो, या तो वो मिल जाए तो उनको, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। और किसको सीधे भेज सकते हो, उसका जो चीफ ऑफिसर है कॉर्पोरेशन का, उसको भेज दो। ठीक है। और जैसे ही आपकी तरफ से ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट चली गई, तो क्या समझ लिया जाएगा कि आपकी पोस्ट जो हो गई है, सर्व हो गई है। ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, आप बताइए। देखिए लिखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, कि ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे ही हमने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दिया उसे, तो ये क्या मान लिया जाएगा कि सर्व करवा दिया है हमने समन। कौन सा सेक्शन है? रिलेवेंट फैक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन आएगा, कि कैसे पता चलेगा, कोर्ट यहां पर डीम्ड कर रहा है कि ऐसी समन हो चुकी है, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा इसके बारे में कि समन, वो कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो समन आया ही नहीं आपका, आप कैसे कह रहे हो कि आ गया? तो कोर्ट कहेगी हमने तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से भेजी है वो चीज आपके पास। आ गया ना? सेक्शन नंबर 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, शुभम जी भूल गए क्या? ये सर सही है सर, 16 ही है सर। सही है ना?
देखो ये मेरे को एकदम से मैंने कोई पढ़ा है क्या कहीं पे, देखा, समझ में आ गया कि क्या मतलब हुआ इसका, कैसे वो समन को सर्व करवाने की बात कर रहा है। तो अगर वो मना भी करेगा तो कोर्ट कहेगी कि भैया हमने तो ऑर्डिनरी कोर्ट से भेजी है आपके पास चीज, अब वो आपके पास आई है नहीं आई है मुझे क्या मतलब इससे। समझ में आ रही बात। इनकी कोई गलती नहीं है इसमें कि इन्होंने नहीं करी हो, इन्होंने, इनको तो भेजी गई थी, इन्होंने उसी तरीके से इसको अपनाया है। तो जब अगर इसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं इशू बनेगा तो सेक्शन नंबर 16 काम आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल, वो तो होगा ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 88 में तो आ रही है वो चीज, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है एविडेंस के मुताबिक डीम्ड टू बी मानने की बात कर रहा है ना। तो रिलेवेंट फैक्ट कब बनेगा वो, जब फैक्ट इशू उसके ऊपर रेज होगा, तो वो कम से कम एविडेंस के तौर पे बताएगा तो सही कि सेक्शन नंबर 16 के तहत आता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए इसने बता रखा है कि कॉरपोरेशन का क्या मतलब होता है। तो आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट है, सोसाइटी का मतलब बता रखा है। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, कंपनी हो गई आपकी, कोई फर्म हो गई, जो कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, पहले 1956 का था कंपनीज एक्ट, अब 2013 का है, तो उसके तहत रजिस्टर्ड जो कंपनी हो रखी है, वो कॉर्पोरेशन हो रखी है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से है ये, तो उसके तहत हो रही है तो उनके लिए। अब देखिए आगे, आगे कह रहा है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, इसके बाद बगल में लिख लो एक्सटेंडेड सर्विस, इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्सटेंडेड। क्यों कहा जाता है इसे एक्सटेंडेड, ये कह रहा है कि समन तो हमें पर्सनली सर्व करने के लिए कहा था ना, बोलो हाँ या ना, कहा था कि पर्सनली सर्व करनी है आपको जाकर के वहां पे और उसी व्यक्ति को देनी है, लेकिन वो व्यक्ति तो मिला ही नहीं, तो फिर समन कैसे होगी, समन का सर्व कैसे करवाओगे, घर पे नहीं था वो व्यक्ति, हम तो गए थे। तो वो कह रहा है कि उसके अलग कोई और प्रावधान भी है क्या, तो कह रहा है उस केस में आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी जगह किसी और को दे दो, इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस। लिख लो। अच्छा इसे मैं कंफ्यूज हो गया, एक्सटेंडेड किसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूट, हाँ सब्स्टिट्यूट सर्विस इसको कहेंगे, कि आपने उसकी जगह किसी और व्यक्ति को दे दिया, मतलब उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढ लिया आपने देने के लिए, लेकिन मान लो उसके घर में ताला लगा हुआ है, फिर क्या करोगे, चस्पा करके आ जाओगे। चस्पा क्या होता है, समझ में आ रही बात। जब आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो क्या करते हो, आप उसके घर पे चुपका के आते हो कि नहीं आते। यस सर। उसके घर पे चुपका के आना ही क्या कह रहा है कि भाई जब अब कोई व्यक्ति घर में था, वो तो नहीं था लेकिन उसके घर में कोई व्यक्ति था तो हमने उसको दे दिया, तो वो क्या कह रहे हैं, उसकी जगह किसी और को देना क्या कहला रहा है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। तो सेक्शन नंबर 64 क्या कहता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात करता है। लेकिन कह रहा है कि मान लो कोई मिला ही नहीं तो किसको देते, तो सब्स्टिट्यूट तो हुआ नहीं, लेकिन एक्सटेंडेड, उससे आगे बढ़ करके हमने क्या उपाय सोचा, घर के बाहर चुपका के आ जाओ। लेकिन घर का बाहर कहाँ, ऐसा थोड़ा ना है कि घर की किसी खिड़की पे चुका दी जो दिखती नहीं है, जहां पर सामने से स्पष्ट तौर पर जिसको देख सकते हो उसे कहते हैं कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस। कॉन्स्पिशियस, हाँ सहदृश्यमान, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। क्लियर हो रही है बातें। इसलिए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सेक्शन नंबर 64, और एक्सटेंडेड सर्विस जो है एक उससे भी जाकर उससे आगे बढ़ करके आपको काम करना, उसे क्या कहा इन्होंने, एक्सटेंडेड सर्विस। चस्पा करने वाली सेक्शन नंबर 65। नहीं, ऑर्डर नंबर 5 काम करता है वहां पर। नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे भी सारी चीजें होती है, ऐसा ऐसा कभी होता है क्या, आपने कभी प्रॉपर्टीज के ऊपर अटैचमेंट नहीं देखे, सब हो जाता है, सब कुछ होता है ऑर्डर नंबर 5 के अंतर्गत, 30 रूल्स बता रखे हैं, ऐसा है क्या। हम्म। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है,
सब्स्टिट्यूट को समझ लो पहले। सेक्शन नंबर 64 लिखा है वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस, कह रहा है ड्यू डिलीजेंस ध्यान में रखते हैं, मतलब आपने पूर्ण सतर्कता बरती हो। ड्यू डिलीजेंस का मतलब है सावधानी बरतना, कि आपने सारी तरीके से चेक कर लिया कि वो व्यक्ति तो घर में है ही नहीं, और आप तो पूरी सावधानी बरत रहे थे उसको देने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति तो, और आप टाइम पे भी पहुंचे थे, सब काम अपनी तरफ सही, आप फेल नहीं होने चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए लिखा है समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड। अब इसको ऐसे पढ़ो, समन कैन नॉट बी फाउंड, मतलब पर्सन समन्ड, पर्सन समन्ड का मतलब हुआ जिस व्यक्ति को समन करनी थी वो व्यक्ति घर पर नहीं मिला। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, तो कह रहा है समन में बी सर्व बाय द लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज, अंडरलाइन कीजिए इसे, मतलब 18 साल से बड़ा व्यक्ति, और वो कौन होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, समन सर्व करवाया। क्लियर होगी बात। बहुत बार ये सवाल आ चुका है आपका, आज से नहीं आ रहा, 10-15 साल से आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स में 10-15 सवाल से यही सवाल बार बार घूम घूम के आता है। ठीक है, आगे देखिए, सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विद हिम, अब केवल अडल्ट ही होता है, मेल मेंबर की तो अब फिर भी चल रही है इसमें। एंड द पर्सन विद whom the summon is so left shall if so required by the serving officer, ये कह रहा है कि भाई जिसको हमें समन करना था उसको दे दिया, तो अब वो उस पर साइन तो करवाएगा ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी पे, अब आपने दूसरे को दे दिया, लेकिन उसका प्रूफ कैसे रहेगा आपके पास, तो आपने समन की कॉपी दे दी, साइन करवा लो कि साहब ऐसे ऐसे मैंने इस व्यक्ति को पकड़ाई है आपके वहां के घर के व्यक्ति को, लेकिन वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते वो तो, बहुत तरीके की चीजें होती है प्रोसेस में, तो रूल रेगुलेशन बहुत काम करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है, हाँ किताबों में बहुत कुछ होता है। अब ये जो कह रहा है, आपने कहा कि भाई आईडी लगती है, ऐसा होता है ना, तो उसके लिए नियम कायदे कानून बनते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से फॉर्मेट बनाती है उसके, कि जब आप ऐसा कुछ करोगे तो वहां पर लिखा था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आपने पढ़ा था ना अभी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस या रूल्स बाय मेक बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होंगे उनको भी ध्यान में रखते हुए ही समन सर्विस करवाई जाएगी, तो बना सकती नहीं बना सकती वो फॉर्मेट। तो अगर वहां पर ये कह रखा है भाई आईडी भी अटैच करनी पड़ेगी, तब तो करनी पड़ेगी, लेकिन सीआरपीसी ये काम नहीं करती। सीआरपीसी का काम है सब्सटेंटिव रूल्स, सब्सटेंटिव पार्ट, मेन बात बताती है, उसका सार बताती है कि वो होगा कैसे। क्लियर हो रही बात, चलिए देखिए, अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत बार बात पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति, अगर मान लो घर में कोई व्यक्ति तो नहीं है लेकिन उनका सर्वेंट है, और वो कहते हैं कि हमारा सर्वेंट तो फैमिली मेंबर है हमारा, कहते कि नहीं कहते, लेकिन यहां पर मना किया गया है, अगर उसका घर में सर्वेंट है तो सर्वेंट उनका फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, कि उसको समन सर्व नहीं करवाई जा सकती। हाँ, ठीक है, आगे देखिए सेक्शन नंबर 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। एज बिफोर प्रोवाइडेड का मतलब 62 के अंदर जो बातें लिखी हुई थी, 63 में जो बातें लिखी हुई थी, सेक्शन नंबर 64 में जो बातें लिखी हुई थी, वो यहां पर नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि हमें समन तो सर्व करनी थी लेकिन हो ही नहीं पा रही किसी तरीके से, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं मिले तो होगी कहां से। तो फिर उस केस में क्या होगा, पहले तो ये बताओ, ये जो 64 तक के सेक्शन है आपको समझ में आया क्या, सिमरन जी बताइए, प्रियदर्शनी जी, दिशा जी, शुभम, यस सर। क्लियर है, सिमरन जी यस सर। क्लियर है ना, दिशा जी, पता चले मैं बोलता ही जा रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, अरुण जी, जी सर, आ रहा है। चलिए अब देखिए, लिखा है इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 62। 62 में हमने पुलिस ऑफिसर के थ्रू करवाया,
किसी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को हो ही नहीं पाया उस तरीके से। दूसरा 63 के तहत भी नहीं हो पाया, ना ही 64 के तहत हो पाया, तो फिर कैसे करवाओगे? तो कह रहा है सर्विंग ऑफिसर शेल अफिक्स, अंडरलाइन कीजिए, सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा? शेल लिखा हुआ है, सबसे पहले उसे ही अंडरलाइन करो यहां पर, कि उस सर्विंग ऑफिसर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो एक कॉपी जो है उस समन की अफिक्स करके आएगा, चिपका के आएगा। किस पर? इसे कहते हैं चस्पा करना। कहां पर चिपका के आएगा? तो कह रहा है कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टीड। ठीक है, इसको चस्पा। ध्यान रखो, आपको हिंदी भी इतनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि आपसे अगर जब सवाल पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में कि चस्पा क्या होता है, और आपको ये कहो कि चस्पा क्या होता है, तो वो भी समझ जाएगा कि आप भी नहीं जानते इसके बारे में क्या होता है। तो हिंदी भी थोड़ी बहुत अपनी सही रखो, क्योंकि सवाल कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरीली रिसाइड, जहां पर वो रहता होगा, तो उसी के घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे पता चले कि रहता तो वो आगरा, आगरा उसने 10 साल पहले छोड़ दिया था और रहता जयपुर में है, और आप 10 साल पहले उसके घर पे चुपका गया रहे, तो काम का है क्या कोई? रिसेंटली जहां रह रहा है, ऑर्डिनरी रिसाइडेड हिम, मतलब क्या हुआ कि सामान्य तौर पर जो व्यक्ति वहां रहता हो उसी जगह पर चिपकाना। ठीक है, देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी करेगी कि सच में, भाई दूसरा व्यक्ति तो क्या कहेगा, समन तो सर्व हुई नहीं है सर, जिसको समन भेजी थी वो कह रहा है समन तो सर्व हुई नहीं है, और वो सर्विंग ऑफिसर कह रहा है कोर्ट में जाकर के साहब मैंने तो चिपका दिया, तो कोर्ट ऐसे मान लेगी क्या? कोर्ट कहती है इसके लिए मैं इंक्वायरी करूंगा पहले तो। देखो क्या लिखा है, देयर अपॉन, उसके ऊपर क्या करेगी? द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट, अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करेगी, इंक्वायरी करेगी कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मे डिक्लेयर द समन हैज बीन ड्यूली सर्व, फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देगी कि हमारी तरफ से समन सर्व हो चुकी है, मैंने जांच करवा लिया है, उसकी वो फोटो वोटो खींच के लिए आता है कि साहब ऐसे ऐसे मैंने समन सर्व करवा दी है। और ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसीडर प्रॉपर। और यहां पर देखो ये ऑर्डर फ्रेश सर्विस लिखा है ना, इसको थोड़ा समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि समन तो सर्व हुई नहीं है, या कोर्ट ने अपनी तरफ से इंक्वायरी करवाई, उसमें कोर्ट को पता चला यार समन तो हुई नहीं है, ना तो अटैच करके आया, ना किसी व्यक्ति को देके आया है, तो हुआ क्या है, कोई सबूत ही नहीं मिले इससे रिलेटेड। तो फिर कोर्ट के पास ये अधिकार है, वो ऑर्डर दे सकती है किस बात के लिए? प्रेस समन इशू करने के, न्यू समन के लिए। देखो लिखा है वहां पर, लिखा है ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसीडर प्रॉपर। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए देखो, सेक्शन नंबर 66, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर द पर्सन समन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। जो व्यक्ति एक्टिव सर्विस में है, मतलब अभी भी कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, उसको अगर समन करवानी है तो उसके लिए क्या है, कोर्ट इशूइंग अ समन शैल ऑर्डिनरी सेंड, देखो यहां पर किसी व्यक्ति को नहीं भेज रहा है, डायरेक्टली किसको भेज रहा है? सेंड इट टू इन डुप्लीकेट हेड ऑफ द ऑफिस, किसको भेज रहा है? ऑफिस के हेड को भेज रहा है, मतलब उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसके हेड को ही डायरेक्ट समन किसके द्वारा भेजा जा रहा है? कोर्ट के द्वारा। लेकिन कौन सी जगह पे भेजेगा? जिस, जो व्यक्ति वहां पर एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सेवाएं देता है, वहां पर काम करता है, उसके डिपार्टमेंट के हेड को भेजेगा। फिर वो क्या करेगा हेड? हाँ, देखो यहां पर लिखा है सच हेड शैल देयर अपॉन कॉज द समन टू बी सर्व इन सच मैनर बाय द 62। अब वो कैसे पालना करेगा उसकी? जैसा 62 में दिया था, मतलब वो हेड उसके लिए उस केस में क्या बन जाएगा? सर्विंग ऑफिसर बन जाएगा। यही मतलब है ना इसका? क्लियर? फिर क्या करेगा? सर्विंग ऑफिसर बन के वही काम करेगा, रिटर्न करेगा कि साइन करवा लेगा उसके कि साहब मैंने समन सर्वे कर दी है, और उसको रिटर्न कहाँ करेगा वापस? उस कोर्ट को जिसने उसे भेजा था। तो लिखा है शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर, लेकिन खुद की भी सिग्नेचर करेगा,
ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको सिग्नेचर इसलिए क्योंकि वो सबूत तो मिले ना कि मैंने ही करवाया उसे आगे समन सर्व। तो लिखा है अंडर हिज सिग्नेचर और एंडोर्स द रिक्वायरमेंट दैट सेक्शन। इस सेक्शन के तहत जो एंडोर्स करने के लिए और कोई रिक्वायरमेंट की गई है कोर्ट के द्वारा कि भाई तुम अपनी आईडी भी लगा के देना, ये करना वो करना, तो वो करके और अपने सिग्नेचर करके और खुद उसके सिग्नेचर करवा के फिर कोर्ट को रिटर्न कर देगा कि मेरी तरफ से समन सर्व करवा दिया गया है। क्लियर होगी बातें? ठीक है, चलिए आगे। और सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ये जो सिग्नेचर होगा एविडेंस बन गया कि नहीं बन गया? बस। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जैसे मैंने अभी बताया उदाहरण दे करके, जयपुर से कहां भेजना है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि जयपुर ही बहुत बड़ा है हमारा। तो जयपुर में अलग अलग थाने अलग अलग कोर्ट बनती है कि नहीं बनती? जैसे सांगानेर अलग है और बनी पार की अलग कोर्ट है कि नहीं? कोर्ट ऑफ सेशन एक वहां पर भी है आपके सांगानेर में, और कोर्ट ऑफ सेशन बनी पार्क में भी लगती है। तो दो कोर्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन की होगी कि नहीं होगी? अजमेर तो अलग ही पड़ गया, डिस्ट्रिक्ट ही अलग हो गई वो तो। लेकिन मैंने एग्जाम्पल पे आपको इसलिए बताया क्योंकि जयपुर में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जयपुर से अजमेर समझ लो इसे। क्लियर हो रही बात? अब ये कह रहा है कि मेरे लोकल लिमिट्स में तो है नहीं, अगर करवाना होता तो फिर करवा देता मैं वैसे ही। किसके अकॉर्डिंग? 62 के तहत, 63 के तहत, 64 के तहत, 65 के तहत। लेकिन आ ही नहीं रहा मेरे अंडर में तो फिर कैसे करवाएगा? तो उसके लिए भी कुछ बात बताइए। देखिए लिखा है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो लिखा है व्हेन अ कोर्ट डिजायर, कोर्ट क्या कर रहा है? डिजायर कर रहा है, क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है, चाहता है दैट अ समन इशूड बाय इट, जो समन इसके द्वारा इशू की गई है, इट शैल बी सर्व एट एनी प्लेस आउटसाइड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर ही वो सर्व होनी है, वो चाहता है। तो क्या करेगा ऐसे केस में? तो इट शैल ऑर्डिनरली सेंड सच समन इन डुप्लीकेट टू द मैजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, द पर्सन समन डिसाइड, वहां के मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब ये मजिस्ट्रेट कौन होगा? जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज वाले मजिस्ट्रेट होते हैं, कोर्ट को थोड़ा ना भेजेगा ये। किसको भेजेगा? डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, ये भी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, उनको भेज देगा, वो करवाएंगे फिर इसकी समन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन नंबर आपके किस में बता रखे हैं? सेक्शन नंबर 6 में तो बता रखा है कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स पढ़ते हो ना आप, तो वहां पर 4 तरीके की कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहां बता रखा है? सेक्शन नंबर 20 में बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते कौन है। तो वहां बता रखा है डीएम होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में से ही एक व्यक्ति को उनका मुखिया चुन लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डीएम चुन लेते हैं। उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक व्यक्ति को एसडीएम चुन लेते हैं, और उन्हीं व्यक्तियों में से और भी लोगों को चुन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि एडिशनल डीएम भी होता है, एडीएम बोलते हैं जिसको, वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब समन आपने समन करवा ली वहां पे। अब सपोज करो 68 कहता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जिस व्यक्ति ने सर्व करवाया था, सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं हुआ कोर्ट में, सर्विंग ऑफिसर खुद तो प्रेजेंट हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट होता तो वो अपनी तरफ से वो ला करके दे देता क्या? डुप्लीकेट। उसने भिजवाई भी नहीं है। तो ऐसे केस में कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि सच में समन सर्व हुई है नहीं हुई है? तो उसके लिए 68 प्रावधान करता है और कहता है जब तुम नहीं आ रहे तो ऐसा करो, उसे कम से कम उसे तो भेज दो जो मैंने सर्व करवाई है। तो वो क्या बन जाएगा? उसके लिए कोर्ट के लिए प्रूफ बन जाएगा कि समन सर्व हो चुकी है। सेम जुरिस्डिक्शन की होती तो वहीं पर आ जाता ना वो व्यक्ति, अदर जुरिस्डिक्शन की। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, लिखा है ना। तो मतलब कहाँ की है ये? बाहर की है। तो यहां तो अपने आप ही पता चल जाता हमें। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व अ समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस। अब हियरिंग के टाइम पे बोला है कि सब मैं तो कह रहा हूं समन सर्व हो चुकी है, कोर्ट तो सोच रही कि समन सर्व हो चुकी है, लेकिन वकील विटनेस कह रहा है कि साहब मेरे को तो कोई समन ही नहीं आई, आपने मेरे को वारंट भेज दिया इशू करके और अरेस्ट करवा दिया खामा खा मेरे को, मैं तो आप कहते तो मैं आता नहीं क्या? तो अब यहां पर हो रही है लड़ाई कि हियरिंग के टाइम पर नहीं आ रहा वो। अब कोर्ट चाहती है कि भैया सबूत तो हो हमारे पास, जब भी तो हम कुछ कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति से।
तो उसके लिए क्या लिखा देखो, तो लिखा है एज एन एफिडेविट, क्या लगाया जाएगा वहां पर, एफिडेविट लगाया जाएगा। परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, किसके सामने लगाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा एफिडेविट। कौन करेगा, सर्विंग ऑफिसर, क्योंकि प्रेजेंट वही तो नहीं हो रहा। कैसे करेगा, तो लिखा है सच समन हैज बीन सर्व, कि मैंने ऐसी समन सर्व करवा दी है। और क्या लिखेगा, अ डुप्लीकेट ऑफ समन परपोर्टिंग टू बी एंडोज्ड, उस एफिडेविट के साथ क्या लगाएगा, डुप्लीकेट लगाएगा, जिस पर उसने क्या करवाए थे, उसके बैक साइड पे साइन करवाए थे। क्लियर हो रही हैं चीजें, आगे देखिए। इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 62 और 64, ये तो आपने देख लिया था। 62 में क्या बता रखा है, सर्विंग ऑफिसर जैसे कर्तव्यों को निभाता है उस तरीके से करवाया है। 64 में क्या बताया था कि कोई व्यक्ति खुद ना हो तो उसकी जगह मेल मेंबर से करवाएं, मेल अडल्ट, अडल्ट मेल मेंबर, उससे अगर करवाएं तो उसके, तो इसलिए कहा है 62 में हो 64 में हो। भाई मान लो जयपुर से अजमेर भेजा है, तो वहां के पुलिस ऑफिसर ने अगर ऐसा समन सर्व करवाना है तो करवाएगा तो इन्हीं प्रोविजन के तहत ही ना, कोई और थोड़ा ना लाएगा अलग से कि जयपुर पे तो यही लागू होते हैं और इस पर नहीं होंगे। चलिए आगे लिखा है, बाय द पर्सन टू हुम इट वाज डिलीवर्ड और टेंडर और विद हुम इट वाज लेफ्ट शैल बी। अब जैसे ही वो कर देगा ये काम कि भाई मैंने एफिडेविट और सारा भेज दिया है, तो लिखा है अंडरलाइन कीजिए, शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। वो कैसे माना जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट के लिए, कोर्ट उस एफिडेविट को एडमिट कर लेगी एज अ एविडेंस। और क्या मान लेगी जैसे ही वो एडमिट कर लिया, तो कि हमारी तरफ से तो ड्यूली सर्व, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट था जिसने करवाया है, और इसके बारे में तो एविडेंस एक्ट में पढ़ा ही हमने। तो फिर क्या कह रहा है ये कि जब कोर्ट ने मान लिया, लेकिन कोर्ट ने शैल शब्द के तौर पे तो मान लिया, उसे एडमिट कर लिया, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ थोड़ा ना है वो। और शैल के खिलाफ क्या दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्ररी प्रूव्ड किया जा सकता है दूसरे पक्ष के द्वारा कि साहब जो इन्होंने एफिडेविट दिया है, जो डुप्लीकेट दी है, वो गलत भी हो सकती है, गलत तरीके से दी है, क्योंकि मैंने तो कोई साइन किए नहीं है, खुद ही साइन करके लिया है आपके पास। तो मतलब उस एफिडेविट के ऊपर ही फैक्ट एंड इश्यू रेज कर दिया। क्लियर हो रही है ना बातें, देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो इसे। लिखा है द स्टेटमेंट मेयर देयर इन मेड देयर इन शैल बी डीम टू बी अ करेक्ट, कि वो जो स्टेटमेंट जो एफिडेविट में लिख के दिया था उसने, उसको कोर्ट क्या मान लेगी, करेक्ट मान लेगी। लेकिन कब नहीं मानेगी, तो कह रहा है अनलेस अंटिल कॉन्ट्ररी इज, जब दूसरी पार्टी दूसरा पक्षकार ने ये प्रूव कर दिया कि ये साहब स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, गलत है, तो फिर कोर्ट कैसे मान सकती है। तो इसलिए यहां पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का शेल प्रिजम्पशन का मैंडेटरी प्रोविजन काम कर जाता है। क्लियर होगी बात, हाँ शुभम जी समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। क्लियर है ना। हाँ कोर्ट नहीं तो मांगा उससे, नहीं नहीं, समन तो सर्व हो चुकी है, वहां तक तो छोड़ दो, ये स्टेप वहां की है जब दूसरी जुरिस्डिक्शन में भेजा है और हमें नहीं पता कि उसने सर्व करवाया या नहीं करवाया है, कोर्ट तक तो कुछ आया ही नहीं ना अभी तक। अब व्यक्ति भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो अब, हाँ तो हियरिंग के टाइम पर उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, अब वो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अब वो व्यक्ति भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे इस केस में, तो वो कह रहे हैं कि भैया एफिडेविट लिख के दे दो, एफिडेविट के साथ अटैच कर दो उस कॉपी को जो तुमने समन की सर्व करवाई थी, वो ही कोर्ट के लिए एविडेंस के तौर पर हो जाएगा और कोर्ट उसे एडमिट कर लेगी यूं ही की यूं ही, ड्यूली सर्व हो गया। क्लियर होगी बात, आगे देखिए लास्ट सेक्शन। अच्छा देखो यहां पर लिखा भी है, एफिडेविट मेंशन दिस सेक्शन में बी अटैच टू द डुप्लीकेट समन और रिटर्न टू द कोर्ट, मतलब एफिडेविट के साथ क्या लगाया जाएगा, डुप्लीकेट लगाई जाएगी और उसको किसको भेज दिया जाएगा, बस सिंपल। 69 देखिए, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय द पोस्ट। अब विटनेस को आपको सर्विस करवानी है किसकी, समन की, तो ऐसे केस में सर्विस का मतलब होता है तामील करवाना, हिंदी में बोलते हैं क्या,
तामील, समन की क्या होती है, तामील होती है। और वारंट का क्या होता है, निष्पादन, हिंदी में बोलते हैं निष्पादन, एग्जीक्यूशन को निष्पादन ऐसे लिखते हैं शायद, ऐसा वाला, ऐसा, निष्पादन, ठीक है। अब देखो, विटनेस को कर रहे हैं तो कह रहा है विटनेस को डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, कैसा कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू भी करवा सकते हो। उसके लिए देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि अभी तक जो आपने इस चैप्टर के बहुत सारे प्रीसीडिंग सेक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से, 62, 63, 64, 65, 60, सारे पढ़े थे ना, उनमें जो जो बातें दे रखी हैं उनका महत्व 69 पर काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज की बात करता है, सुप्रीम क्लॉज की बात करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट काम कर रहा है यहाँ पर। क्या बोलते हैं उसे, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब इस चैप्टर में जो बातें दे रखी थी वो सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 69 पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि इसने कहा था कि केवल कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी को ही रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी जाएगी, ऐसे ही पढ़ा था ना। लेकिन ये भेज किसको रहा है, किसी व्यक्ति को भेज रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, विटनेस है। और उसको कैसे भेजना था, पर्सनली जाके भेजना था ना, कर रहा है पालन ये, नहीं कर रहा, तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ा इनको। तो कैसे कर रहा है, तो कह रहा है कोर्ट इशूइंग अ समन टू अ विटनेस में इन एडिशन और साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन। मतलब विटनेस को या तो समन इशू किया जा सकता है डायरेक्ट, और एडिशन में कुछ और चीजें भी उसके साथ साथ अटैच करके डाली जा सकती हैं, और उसको एक कॉपी दी जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और जहां पे वो व्यक्ति रहता होगा, जहां पर बिजनेस करता होगा, या जहां पर वो कोई प्रॉफिट गेन करता होगा, वहां पर उसके पास वो भेज दी जाएगी। ये 3 तरीके लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेस पर ऐसी समन इशू की जा सकती है विटनेस के लिए, या क्यूज के लिए भी सेम ही होता है, ठीक है। देखो लिखा है रिसाइड, ऑर्डिनरीली रिसाइड, मतलब सामान्य तौर पर वो व्यक्ति जहां रहता है, ऑर्डिनरली कैरीज ऑन अ बिजनेस, अपना बिजनेस करता है, वहां पर पर्सनली वर्क करता है, ठीक है, गेन के लिए काम करता है। मतलब पर्सनली वर्क का मतलब है कि वैसे तो काम उसका बिजनेस का है, लेकिन कभी कभी वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लग जाता है, तो पर्सनली गेन कर रहा है ना उससे भी। और वैसे वो कोई आईटी सेक्टर में है, तो आईटी सेक्टर तो उसका प्रोफेशनल काम है, लेकिन पर्सनली गेन और जगह से भी कर रहा है, ऐसे। आगे देखिए, एक्नोलेजमेंट परपोर्टिंग बी टू बी साइन बाय द विटनेस। अब रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए ना आपने उसके पास, तो वो क्या करेगा, उस पर साइन करेगा नहीं करेगा। अब जैसे ही वो विटनेस साइन कर देगा, तो इसका क्या मतलब मान लिया जाएगा कि उसको समन सर्व हो गई है। लेकिन सपोज करो उसने रिफ्यूज कर दिया, कहता मैं तो नहीं करता साइन वाइन, कौन है कोर्ट, कुछ नहीं, मैं नहीं जानता किसी कोर्ट को, और वो साइन करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, तो उसका रिफ्यूजल भी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी कोर्ट के द्वारा। क्या मान ली जाएगी कि हमारी तरफ से तो सर्व हो गई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया उसे, तो रिफ्यूजल भी एक्सेप्टेंस में बदल गई कि नहीं बदल गई। तो ये होता है समन करना किसको, विटनेस को। अब इनके कुछ फॉर्मेट हैं, आपको पता चलेगा विटनेस को कब समन किया जाता है, अक्यूज को कब समन किया जाता है। इसके फॉर्मेट आपको खुद को ढूंढ के लाने हैं। चैप्टर नंबर आपका शेड्यूल नंबर 2 के अंदर सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, विटनेस के लिए समन कब होती है, अक्यूज के लिए कब होती है। खुद को क्या ढूंढने में ही बता देता हूँ। देखो, समन टू एन अक्यूज पर्सन फॉर्म नंबर 1 में बता रखा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 61 के बगल में लिख लेना, फॉर्म नंबर 1 में लिखा हुआ है, लिख लो। सेक्शन नंबर 61 के बगल में लिख लो फॉर्म नंबर 1। दूसरा है, इसमें विटनेस के लिए नहीं दे रखा, कहाँ है,
वही तो ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है जो आपकी पुरानी नई वाली जो बीएनएसएस आई है ना, उसके अंदर तो स्पेशली मेंशन कर करके बता रहे हैं, बता रखे हैं कि समन को कैसे भेजा जाएगा फॉर्मेट में। देखा है क्या? उसमें तो स्पेशली मेंशन कर करके बता रखे हैं। फॉर्म नंबर 33 बताया आपने। अच्छा, मेरे में पेज उड़ा हुआ है, मैं तभी कह रहा था, मैंने देखा तो था। पेज नहीं मेरे में। हाँ। तो फॉर्म नंबर 33 के अंदर इस तरीके की बातें बता रखी हैं। तो ऐसे करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 69। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।